जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ की अति हमेशा बुरी होती है। ठीक इसी तरह सोशल मीडिया भी है, जिसके कुछ पहलू अगर सकारात्मक हैं तो कुछ पहलू नकारात्मक भी हैं। इस सप्ताह अष्टदल समूह के हम सभी सदस्य बारी बारी से अपनी रचनाओं में सोशल मीडिया के नकारात्मक पहलुओं पर बात करेंगे, ताकि हमारी कहानियों के माध्यम से युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के नकारात्मक पहलू से भली भांति अवगत हो सके एवं अपने जीवन को, अपने सपनों को और अपनी खुशियों को बर्बाद होने से रोक सके। हम आशा करते हैं हमारा ये छोटा सा प्रयास आप सभी श्रोताओं को अवश्य पसंद आएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मैं नहीं मरूंगी। अमावस की रात का अंधेरा मानो उसके मासूम मन में भी उतर आया था। सोच के गहन वन में डूबते उतराते वो थक कर अपने बिस्तर पर निढाल पड़ी हुई थी। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, महज 17 बरस। इस उम्र में जब नई नई उमंगें, नई तरंगे मन में आकार लेती हैं, बचपन तरुणाई के मोड़ पर हमें छोड़कर मुस्कुराता हुआ हमारे आंगन से विदा ले लेता है, उस उम्र में ये लड़की, जिसका नाम क्षितिजा है, अपना जीवन खत्म कर लेने की जिद पर अड़ी है। बस अब तक उसकी सांसें इसलिए चल रही हैं कि वो तय नहीं कर पा रही है कि अपने इस फैसले पर अमल किस प्रकार करे, जिससे उसे तकलीफ भी कम हो और परिवार वालों की बेइज्जती भी ज़्यादा ना हो। वो ये भी तय नहीं कर पा रही कि अपने इस कदम की वजह किस प्रकार पत्र में लिखकर अपने घर वालों को बताए। अंधेरे से घबरा जाने वाली क्षितिजा के कमरे में आज पहली बार बल्ब नहीं जल रहा था और ना ही खिड़की के बाहर फैला घुप अंधेरा ही उसे भयभीत कर रहा था। अंधेरे में निहारती हुई क्षितिजा सोच रही थी कि किसी ने सच ही कहा है, भूत प्रेत तो बस यूं ही बदनाम हैं। असली हैवान तो ये जिंदा लोग होते हैं, जो किसी का जीवन बर्बाद करने से पहले एक क्षण भी नहीं सोचते हैं। अचानक ही क्षितिजा की बंद पलकें कसमसाई। उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा बाहर अंधेरा छट चुका था और सूर्य की किरणें धीरे धीरे उसके चेहरे और कमरे में फैल रही थी। ओह, अभी कुछ देर पहले कितना घना अंधेरा था और अब सूर्य की एक किरण ने पूरा आसमान साफ कर दिया। क्या ये इस बात का संकेत नहीं कि जिंदगी में चाहे कितनी मुश्किलें आए, उनका कोई न कोई हल ज़रूर होता है। कुछ ऐसा ही कहा था ना अनीता मैडम जी ने विद्यालय में। क्षितिजा स्वयं से ही बातें कर रही थी। आखिरकार उसने मन ही मन एक निश्चय किया और मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। आईने के सामने जाकर उसने अपने आप को देखा और अपने कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोली, जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं डरूंगी नहीं, मैं मरूंगी नहीं। मैं सामना करूंगी उस घटिया इंसान का और उसे सज़ा दिलवाऊंगी, ताकि वो किसी और के साथ ऐसा करने की सपने में भी सोच न सके। कमरे से बाहर निकलकर क्षितिजा सीधे अपनी माँ रुक्मिणी जी के पास पहुँची और बोली, अम्मा, मैं अनीता मैडम जी के पास जा रही हूँ, मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। अच्छा बेटी, वक्त पर आ जाना, विद्यालय भी तो जाना है तुम्हें, रुक्मिणी जी ने कहा। क्षितिजा छोटे से शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जो 11वीं की छात्रा थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसके जन्मदिन पर उसके पापा केशव जी ने उसे स्मार्टफोन उपहार में दिया था। स्मार्टफोन पाकर तो मानो क्षितिजा के पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। अपनी सहेलियों में वो पहली लड़की थी जिसके पास अपना स्मार्टफोन था। उसकी दोनों खास सहेलियों शालू और विनीता ने क्षितिजा के ही फ़ोन पर पहले पहल सोशल मीडिया से साक्षात्कार किया था। दूसरों की देखा देखी आए दिन वो सब भी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थीं और उन पर आने वाली तारीफ़ों को देखकर प्रसन्न होती थीं।
अपनी मासूमियत में उन्होंने कई अजनबियों को भी अपनी मित्रता सूची में जोड़ लिया था और कभी-कभी मैसेज के माध्यम से उनसे बातचीत भी वो करने लगी थीं। लेकिन यही शायद इन मासूम लड़कियों से गलती हो गई कि उन्होंने सारी दुनिया को अपने जैसा भोला समझ लिया। क्षितिजा की मित्रता सूची में एक लड़का शामिल था जिसका नाम था रौनक। क्षितिजा, जिसे हमेशा से साहित्य का बहुत शौक रहा था, वो रौनक की कविताएं पढ़कर उसमें अक्सर खो सी जाया करती थी। धीरे धीरे कब उन दोनों की बातचीत कमेंट बॉक्स से होती हुई इनबॉक्स तक पहुंच गई, उन्हें आभास ही नहीं हुआ। लेकिन जहां क्षितिजा रौनक को सिर्फ एक अच्छा मित्र मानती थी, वहीं रौनक के दिल में कुछ और ही था। ठीक 1 वर्ष बाद फिर से क्षितिजा के जन्मदिन की सुबह थी वो, जब इस सोशल मीडिया और आभासी दुनिया में नकली नाम और पहचान के साथ छुपे कुछ काले लोगों का सच उसके सामने एक तूफान की शक्ल लिए हुए आया। बड़े ही उत्साह से क्षितिजा और उसकी सहेलियों ने क्षितिजा की प्रोफाइल ये देखने के लिए खोली कि किस किस ने उसे जन्मदिन की बधाई दी है। कुछ मित्रों ने उसके वॉल पर बधाई दी थी, तो कुछ ने व्यक्तिगत संदेश भेजकर। उन्हीं व्यक्तिगत संदेशों में एक संदेश रौनक का भी था। क्षितिजा ने बड़े ही उत्साह से सबसे पहले रौनक का संदेश खोला, लेकिन उसने जो लिखा था उसे पढ़कर क्षितिजा के होश ही उड़ गए। क्षितिजा के चेहरे पर ये भाव देखकर शालू ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और रौनक का संदेश पढ़ने लगी, जो यूं था। प्रिय क्षितिजा, सबसे पहले तो तुम्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। आज इस विशेष अवसर पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारे स्कूल से थोड़ा आगे जो पार्क है, मैं आज वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन अकेले आना। तुम्हारा दीवाना रौनक। ये पढ़कर क्षितिजा के साथ साथ सबके होश उड़ गए। कुछ देर शांत दिमाग से सोचने के बाद क्षितिजा ने रौनक को जवाब में लिखा, मुझे माफ़ कर देना रौनक, पर तुम जैसा सोच रहे हो मेरे दिल में वैसा कुछ भी नहीं है और ना कभी होगा। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। मेरे लिए मेरे माँ पापा का मान सम्मान और उनका मुझ किया गया भरोसा बहुत मायने रखता है। क्षितिजा ने सोचा ये पढ़कर रौनक समझ जाएगा और आगे उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन ये उसकी भूल ही साबित हुई। कुछ ही देर में रौनक का एक और संदेश आया, क्षितिजा, तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा। मैं दीवानगी की हद तक तुम्हें चाहता हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इसे पढ़ने के बाद क्षितिजा ने रौनक को ब्लॉक कर दिया और सोचने लगी कि अब वो उसे परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन रौनक भला इतनी जल्दी उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो समझ गया कि क्षितिजा इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं लगने वाली है। अब उसे हासिल करने के लिए अपना अंतिम अस्त्र छोड़ना ही होगा, जिसके बाद क्षितिजा के पास सिवा रौनक की बात मानने के कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। रौनक ने तुरंत अपनी दूसरी आईडी बनाई और उससे क्षितिजा को संदेश भेजा। उसके इस संदेश को पढ़कर क्षितिजा के साथ साथ शालू और विनीता के पैरों तले से भी ज़मीन खिसक गई। रौनक ने संदेश के साथ साथ क्षितिजा की कुछ तस्वीरें भी उसे भेजी थीं, जिनकी एडिटिंग इस प्रकार की गई थी कि उन तस्वीरों में उसके साथ वो भी नज़र आ रहा था। उनमें से कुछ तस्वीरें तो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक थीं। साथ ही रौनक ने लिखा था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये तस्वीरें तुम्हारे मोहल्ले की दीवारों की शोभा बढ़ाएंगी। क्षितिजा का तो अब रो रो कर बुरा हाल हो गया था। विनीता और शालू उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वो तीनों इतना ज़्यादा डर गईं कि उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया से अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर दीं। क्षितिजा तो अपना अकाउंट भी डिलीट करना चाहती थी, लेकिन शालू ने कहा, अभी रुक जाओ, अगर अकाउंट डिलीट कर दोगी तो रौनक के अगले कदम का पता कैसे चलेगा। अगर उसने ये तस्वीरें सब जगह फैला दी तो हम क्या करेंगे।
हमें पहले किसी भी तरह इस मुसीबत से छुटकारा पाना है। विनीता ने भी शालू से सहमति जताते हुए कहा, शालू ठीक कह रही है, हमें कोई रास्ता तो निकालना ही होगा और रौनक के अगले कदम पर नज़र रखनी होगी। उनकी बात मानकर क्षितिजा ने रौनक को संदेश भेजा, ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन का वक्त दो। तुम तो जानते हो मैं छोटे से शहर की साधारण लड़की हूँ। माँ पापा सबसे बचकर आने के लिए मुझे कोई योजना बनानी होगी। रौनक ने क्षितिजा का संदेश पढ़कर सोचा कि वो ठीक ही कह रही है, इसलिए उसने जवाब में कह दिया कि वो इंतज़ार करेगा और तब तक उसकी तस्वीरों को संभाल कर रखेगा। क्षितिजा की मजबूरी थी कि उसे इतना भरोसा तो रौनक पर करना ही था, लेकिन लाख सोचने के बाद भी वो तीनों सहेलियां इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रही थी। उन्हें पता था कि अगर ये बात उनके घर वालों तक पहुंच गई तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो है उनकी इज्जत। जब क्षितिजा को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आने लगा, तब उसने अपना मन कड़ा करके ये फैसला लिया कि बदनामी तो अब हर हाल में होनी है, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपनी और अपने परिवार की इज्जत तार तार होते देखने से बेहतर है कि वो हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। माँ पापा कुछ दिन अपनी इस बदचलन बेटी को कोसेंगे, फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं उसका अंतर्मन उससे कह रहा था कि जब वो गलत नहीं है तो डरकर क्यों अपनी जान दे, क्यों ना डटकर ऐसे गुनहगारों का सामना करे। अगर वो समझाएगी तो उसके माँ पापा क्यों नहीं समझेंगे। और आखिरकार उसके अंदर छुपी हिम्मत की जीत हुई और उसने कायर की तरह आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया और मदद के लिए अपनी शिक्षिका अनीता मैडम के घर की तरफ चल पड़ी। अनीता जी ने सुबह सुबह क्षितिजा को आया हुआ देखा तो चौंक पड़ी। आंसुओं के बीच क्षितिजा ने उन्हें रौनक वाली सारी बात बता दी और उनसे कहा कि मैडम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने घर पर कैसे इस विषय में बताऊं, कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाऊं। अनीता जी उसके आंसू पोंछकर उसे हृदय से लगाते हुए बोली, बेटी, तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया जो डर कर अपना जीवन समाप्त नहीं किया। ऐसे घटिया लोग तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर मिलेंगे। तुम किस किस से डरकर अपनी जान देती रहोगी। ऐसे गुनाह जो साइबर क्राइम कहलाते हैं, इनके लिए ही सरकार ने कठोर साइबर कानून बनाया है। इस कानून की मदद से हम अपराधी को सज़ा दिलवा सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे माँ पापा से बात करके उन्हें समझाऊंगी, तब हम सब पुलिस स्टेशन चलेंगे। अनीता जी की बात से क्षितिजा को हिम्मत मिली। रास्ते में अनीता जी ने शालू और विनीता के साथ साथ उनके घर वालों को भी अपने साथ लिया और क्षितिजा के घर पहुंच गईं। सुबह सुबह इतने लोगों को घर आया देखकर रुक्मणी जी और केशव जी चौंक पड़े। उन्होंने जब क्षितिजा की आंखों में आंसू देखे तो उनकी घबराहट और बढ़ गई। सबको शांति से बैठने के लिए कहकर अनीता जी सभी माता पिताओं को संबोधित करते हुए बोली, मैं आप सब से बहुत गंभीर विषय पर बात करने आई हूँ। उम्मीद है आप सब मेरी बात शांति से सुनेंगे और इसका समाधान निकालने में मेरी मदद करेंगे। जब सभी लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया, तब अनीता जी ने कहा, आप सब भी कभी अपने बच्चों की उम्र के थे और इस उम्र के उत्साह उमंग से आप सब भी परिचित हैं। अक्सर इस उम्र में बच्चे कुछ नादानी कर जाते हैं। कभी कभी वो नादानी थोड़ी खतरनाक भी साबित हो जाती है, लेकिन क्या आप सब ऐसा सोचते हैं कि कोई गलती इतनी भी बड़ी हो सकती है कि उसकी वजह से डर कर बच्चे को अपनी जान देनी पड़ जाए? क्या आपको नहीं लगता कि हमें हमारे बच्चों को ये भरोसा देना चाहिए कि हम हर स्थिति में उनके साथ हैं? अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो हम मिलकर उसे ठीक करने का रास्ता ढूंढ लेंगे, ना कि झूठी इज्जत के डर से अपने बच्चों को मर जाने पर मजबूर कर देंगे।
रुक्मिणी जी और केशव जी के साथ साथ शालू और विनीता के माँ बाप ने भी अनीता जी से सहमति जताते हुए कहा कि वो ठीक कह रही हैं, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। अब अनीता जी ने उन्हें रौनक की बनाई हुई तस्वीरों के बारे में बताते हुए कहा कि क्षितिजा की गलती सिर्फ इतनी थी कि आज के ज़माने के चलन के अनुसार उसने भी अपनी तस्वीरें बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर डाली और अनजान लोगों को मित्रता सूची में जोड़ लिया। इस बच्ची ने ये सोचा ही नहीं था कि कोई इन तस्वीरों का गलत प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई किसी को परेशान करने के पीछे ही पड़ जाए तो बिना सोशल मीडिया के भी वो ऐसा कर सकता है। आजकल हर हाथ में कैमरे वाला फ़ोन है। कोई रास्ते में भी किसी की तस्वीर लेकर उसके साथ छेड़खानी करके इस तरह ब्लैकमेल कर सकता है। इसलिए हम सिर्फ सोशल मीडिया को भी दोष नहीं दे सकते हैं। अब जब आप लोग सारी बात जान गए हैं तो बिना अपनी बच्ची पर गुस्सा किए हमें मिलकर इस समस्या को सुलझाना है और इस अपराधी को सज़ा दिलवानी है। उन तस्वीरों को देखकर सब लोगों के होश लगभग उड़ चुके थे। एक बार तो रुक्मिणी जी और केशव जी को क्षितिजा पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्हें लगा कि अनीता जी सच ही कह रही हैं। जिसे परेशान करना होगा वो किसी भी तरीके से परेशान कर सकता है। अब ऐसे लोगों से डरकर बच्चों को घर में कैद तो नहीं किया जा सकता है। जब उन्हें पता चला कि पिछली रात इस घटना से डरकर क्षितिजा आत्महत्या करने जा रही थी, तब उन्होंने अपनी बेटी को भींचकर बाहों में भर लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोले, लाडो, तेरे माँ पापा अभी जिंदा हैं। तुझे किसी से डरकर अपनी जान लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है जिससे उसका और उसके परिवार का नाम खराब हो। अपने माँ पापा की बात सुनकर क्षितिजा का मन शांत हुआ। शालू और विनीता के माँ पापा ने भी अपनी बेटियों को प्यार से समझाया कि वो सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए सावधान रहें, लेकिन अगर कभी भी कोई उन्हें परेशान करे तो बिल्कुल न डरें और सीधे उन्हें बताएं। शालू और विनीता के चेहरे पर भी अपने माँ पापा की बात सुनकर राहत के भाव आ गए। अनीता जी से सलाह मशवरा करके सब लोग क्षितिजा का फ़ोन लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे और साइबर क्राइम के तहत रौनक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। रौनक और क्षितिजा के बीच हुई बातचीत पढ़ने और तस्वीरों को देखने के बाद तुरंत थाना प्रभारी मनोहर जी हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन देकर अनीता जी और सभी लोगों को घर भेज दिया। फिर बिना किसी देरी के मनोहर जी ने पुलिस के तकनीकी विभाग से संपर्क किया और रौनक की आईडी की जांच करवाकर उसके सर्वर के माध्यम से कुछ ही घंटों में उसका सही पता निकलवा लिया। जब मनोहर जी अपनी टीम के साथ रौनक को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचे, तब रौनक और उसके माँ पापा के होश ही उड़ गए। मनोहर जी ने तुरंत रौनक का मोबाइल और उसका कंप्यूटर जब्त कर लिया और वहीं उसके माँ पापा के सामने रौनक द्वारा क्षितिजा के साथ साथ और न जाने कितनी लड़कियों की एडिट की हुई तस्वीरें निकाल कर रख दी। अपने बेटे का ये सच जानकर रौनक के माँ पापा ने मनोहर जी से कहा, इसे अभी के अभी हमारी नज़रों से दूर ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, अब इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रौनक रोता गिड़गिड़ाता रहा कि माँ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने अपने गुनाहगार बेटे का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। मनोहर जी ने रौनक के खिलाफ सारे सबूत जुटा लिए थे। अगले दिन जब अखबार में रौनक की गिरफ्तारी की खबर छपी तो क्षितिजा के साथ साथ उन लड़कियों के भी परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचे जिन्हें रौनक ब्लैकमेल कर रहा था। उनमें से 2 लड़कियां तो रौनक की इस हरकत से डरकर आत्महत्या भी कर चुकी थी और कुछ अपने परिवार को सब कुछ बताकर अब अपने ही घर में एक कैदी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर थी, तो कुछ रौनक की बात मानकर पछता रही थी। लेकिन अब रौनक को सलाखों के पीछे देखकर उन सबके चेहरे पर राहत के भाव थे।
जब उन्हें पता चला कि ये सब क्षितिजा और उसके परिवार की हिम्मत की वजह से संभव हुआ है, तब सबने उन्हें धन्यवाद कहा। कुछ ही दिनों में ये केस अदालत में चला गया। सारे सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए और सबकी गवाही के बाद अदालत ने रौनक को दोषी करार दिया और उसे आईटी संशोधन कानून 2008 की धारा 67A के तहत 5 साल का कारावास और 10 लाख के जुर्माने की सज़ा सुनाई। जुर्माना न भर पाने की स्थिति में रौनक की सज़ा 2 साल और बढ़ गई। जब रौनक को पुलिस ले जा रही थी तब क्षितिजा भी वहां खड़ी उसे देख रही थी, लेकिन आज उसकी नज़रों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और साहस था, जो उसे उसके परिवार के साथ और भरोसे से मिला था। अगली सुबह के सारे अखबार क्षितिजा और उसके माँ पापा की हिम्मत की खबरों से भरे हुए थे, जिनकी वजह से एक ऐसे अपराधी को पकड़ पाना संभव हो गया था जो न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों के जीवन को तबाह कर चुका था और शायद आगे भी करता। आज सारे मोहल्ले में क्षितिजा की चर्चा जरूर थी, लेकिन उसके पीछे शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व का भाव था। अपनी खिड़की पर खड़ी उगते सूरज को निहारती हुई क्षितिजा की आंखों में मौत की परछाई की जगह जिंदगी की चमक लौट आई थी। साथ ही उसने ये महत्वपूर्ण सबक भी सीख लिया था कि सोशल मीडिया का प्रयोग किस सावधानी से करना है। क्षितिजा का साथ देकर उसके परिवार और बाकी सभी लोगों ने भी इस बात को साबित कर दिया था कि अब सचमुच समाज बेटे और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर बेटियों के साथ मजबूती से खड़ा होना और उन्हें कमज़ोर करने की जगह उनकी ताकत बनना सीख रहा था। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय सावधानी बरतते रहिए।